नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे द्वारा गणित ज्योतिष की, फलित ज्योतिष की, प्रश्नशास्त्र, मेदिनी, वर्षफल, जैमिनी ज्योतिष की क्लासेस की जाती हैं। और हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जो है अष्टक वर्ग पर। तो अष्टक वर्ग की जो क्लासेस होंगी वो 10 क्लासेस होंगी और 10 क्लासेस के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को। और जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं कि हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र में कारकांश के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जो बृहद पराशर होरा शास्त्र ली है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो कारकांश के फल हम लोग पढ़ रहे थे। तो कारकांश के फलों में जब हम देखें कि कौन से पेज पर दिए गए हैं, एक बार मैं इंडेक्स में देख लेती हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, कारकांश फलम 112 पेज पर, ठीक है। और आगे हम लिखा है कारकांश स्थित ग्रहणा नाम। तो ये हम दोनों ही टॉपिक कर चुके हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं 115 पेज तक पहुंच जाते हैं, जिससे हम आगे के टॉपिक को जान सकें, समझ सकें और उसको पढ़ सकें। तो कारकांश कुंडली कैसे बनाई थी, अगर आप लोगों को सभी को याद हो तो जो आपका आत्म कारक ग्रह होता है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होगा, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को D9 में चेक करेंगे कि वो किस राशि में बैठा है। तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट D9 में जिस राशि में होते हैं वो कारकांश का लगन बन जाता है और बाकी के सभी प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू D1 चार्ट बैठ जाते हैं, ठीक है। और वही अगर उसी चार्ट में, यानी कि आप D9 के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को बिठा दोगे तो उसको कहेंगे स्वांश कुंडली बन गई। तो हमने 112 पेज पर ये सब पढ़ लिया था कि कारकांश के फल कैसे बताए जाएं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आइए देखें। पहले जो हमने 112 पेज पे पढ़ा था कारकांश के फल कैसे किए जाए, इसका मतलब है कि कारकांश लगन में जो राशि आती है वो क्या कह रही है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप रिपीट में देख सकते हैं, ठीक। आई बटन में हम इसका लिंक शेयर कर देंगे। इसके बाद हमने कारकांश स्थित ग्रहणा नाम ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ ग्रहों के बारे में पढ़ा था, जैसे सूर्य अगर लगन में है कारकांश के, या चंद्रमा, ये हमने कुछ श्लोक यहाँ से पढ़ लिए थे। और इसके बाद हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ये हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि सूर्य और राहु हूं, ये भी पढ़ लिया था। तो दोनों लिंक्स को हम आई बटन में शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक। किस तरह से क्या प्रॉब्लम आती है या क्या होता है, कान के रोग होते हैं, क्रियाक्रम से युक्त होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहां से, कारकांश, कारकांशाद धन भाव फलम। कारकांश हमने कुंडली बना ली, तो कारकांश से जो धन भाव होगा उसके फल कैसे होंगे इसको हमें अब समझना है। तो सबसे पहली बात आती है कि धन भाव कौन सा होता है। तो धन भाव होता है सेकंड हाउस। तो कारकांश कुंडली बनाई, चलिए हम यहाँ पे एक कारकांश कुंडली बना देते हैं 12 नंबर की। पिछली बार भी हमने शायद यही कुंडली ली थी। यहाँ पर गुरु और केतु थे, 2 3 यहाँ मंगल, 4 में शनि रेट्रोग्रेडेड, 5 नंबर 6 में चंद्रमा, 7 में राहु, 8 9 10 11 में बुध और शुक्र थे। तो ये हमने कारकांश कुंडली पिछली बार भी ली थी, इसी कुंडली पे हम बात करेंगे। तो पहला सूत्र क्या कहती है, बृहद पराशर होरा शास्त्र कहते हैं कारकांश से धन भाव में शुक्र भौम का षड वर्ग हो तो पर स्त्रीगामी होता है। अब ये चीज हमें समझना चाहिए कि क्या लिखा है, शुक्र और भौम, यानी कि मंगल और शुक्र की युति हो, और साथ में लिखा है षड वर्ग हो। तो षड वर्ग आप किसे कहते हैं, तो षड वर्ग होते हैं आपके D1 D2 D3 D9 D12 D30।
इन षड वर्गों में भी आपको ये दिखे कि क्या दिखे, यानी कि मंगल और शुक्र की युति दिखे, तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है। और शुक्र भौम को देखते हो तो आमरण पर स्त्रीगामी होता है। शुक्र और भौम एक दूसरे को देखते हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, शुक्र भौम देखते हो, किसको देखते हो, सेकंड हाउस को देखते हो। तो सेकंड हाउस को कैसे देखेंगे, तो शुक्र तो देखेंगे अष्टम भाव में बैठकर। चलिए हम इसको यहाँ कुंडली पर समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेन चार्ट, क्योंकि यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हम इसके लिए एक प्लेन चार्ट बनाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक तो ये कंडीशन कही है कि शुक्र और मंगल सेकंड हाउस में हो, दूसरी बात कहा है कि शुक्र और मंगल देखते हो, तो कहां से देखेंगे, शुक्र के पास तो एक ही दृष्टि होती है, सप्तम। तो अपनी सेवेंथ एस्पेक्ट से, सप्तम दृष्टि से शुक्र सेकंड हाउस को देखेंगे। अब मंगल साथ में होंगे तो भी देख सकते हैं, लेकिन मंगल के पास तो ज्यादा दृष्टियां होती हैं, जैसे अगर मंगल 11वें भाव में हो तो देख सकते हैं, या सप्तम में हो तो भी देख सकते हैं, या अष्टम में हो तो भी देख सकते हैं। अष्टम में होने से आठवीं दृष्टि से, सप्तम में होने से आठवीं दृष्टि से देखेंगे, अष्टम में होने से सातवीं दृष्टि से देखेंगे। तो बुक क्या कहती है, कह रहे हैं कि कारकांश से धन भाव में शुक्र भौम का षडवर्ग हो तो पर स्त्रीगामी होता है, और यदि शुक्र भौम देखते हो तो आमरण पर स्त्रीगामी होता है। अब ये पर स्त्रीगामी का मीनिंग क्या है, ये सभी आप लोग जानते होंगे। आगे देखिए, केतु देखता हो तो नहीं होता। अब देखिए ये आ गई बात, केतु देखता हो तो ऐसा नहीं होता, यानी कि शुक्र और भौम वहां पर हों, लेकिन साथ साथ केतु भी देख ले, तब आप ऐसा नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, जो ऊपर बात लिखी गई है। अब आगे क्या कहते हैं, गुरु देखता हो तो स्त्री के वश में होता है, राहु देखता हो तो पर स्त्री के लिए द्रव्य खर्च करता है। अब कह रहे हैं कि गुरु देखता हो तो स्त्री के वश में होता है, यानी कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर कहां से आएगी, देखो फिर पांचवी हो सकती है, सातवीं हो सकती है, नौवीं हो सकती है। अब उन्होंने एक और बात कह दी कि गुरु देखते हो, ठीक है, गुरु देखते हो तो ऐसा है, राहु देखते हो तो पर स्त्री पर द्रव्य, द्रव्य का मतलब मटेरियल, पैसा खर्च करता है। आगे देखते हैं, कारकांश से तीसरे भाव में पाप ग्रह युक्त हो वह देखते हो तो बालक शूरवीर एवं पराक्रमी होता है। तो तीसरे भाव को समझते हैं कि कारकांश लगना से तीसरे भाव में, तीसरा भाव कौन सा होगा, ये मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो तीसरा भाव ये हुआ, तीसरे भाव में या तो पाप ग्रह हो या फिर पाप ग्रह की दृष्टि हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले चार्ट में देखिए कि क्या पाप ग्रह है, यहाँ पर नहीं है। क्या पाप ग्रह की दृष्टि है, तो प्रथम दृष्टा तो ऐसा नहीं दिख रहा कि पाप ग्रह की दृष्टि हो। चलिए अच्छी बात है ये। अब देखते हैं कि कारकांश से तीसरे भाव में पाप ग्रह युक्त हो व देखते हो तो बालक शूरवीर एवं पराक्रमी होता है, क्योंकि तीसरा भाव क्या भाव है, पराक्रम का भाव कहलाता है ना। तो वहां पे पाप ग्रह होगा, जैसे हमेशा ये कहा भी जाता है पराशर के नियमों के अनुसार कि तीसरे छठे 11वें भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये ग्रह अच्छे माने गए हैं, क्योंकि तीसरे छठे 11वें भाव में, खासकर तीसरे में तो पराक्रम की जरूरत है ना। तो जब पराक्रम की जरूरत है तो वहां पे पराक्रमी कौन होंगे, वही पापी के सब पराक्रमी होंगे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने शायद ये लिखा कि कारकांश से भी, देखिए कारकांश चार्ट को भी आपको इंडिविजुअल कुंडली की तरह देख सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं एक्चुअली, कि जैसे D1 चार्ट देखा जाता है इंडिविजुअली, ऐसे आप कारकांश को भी एक इंडिविजुअल चार्ट की तरह देख सकते हैं और फलित कह सकते हैं।
तो कह रहे हैं कि कारकांश से तीसरे भाव में पाप युक्त ग्रह युक्त हो या पाप ग्रह देखते हो तो बालक शूरवीर पराक्रमी होता है। ठीक है, आगे देखें। कारकांश से तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो या देखते हो तो बालक शुद्ध हृदय का होता है, मन बहुत साफ और विशेषकर कातर होता है। अब बात आती है कि कातर का मीनिंग क्या है। कातर का मीनिंग होता है डरने वाला, यानी कि कायर होता है। तो अगर तीसरे घर में पाप ग्रह है तो उसको पराक्रमी बनाते हैं, और अगर तीसरे घर में शुभ ग्रह हो देखते हो तो उसको कायर भी बनाते हैं। कारकांश से तीसरे व छठे भाव में पाप ग्रह हो देखते हो तो बालक कृषि कर्म को करने वाला होता है। कृषि कर्म का मतलब हो गया जमीन से जुड़ा हुआ होता है और खेती बाड़ी में उसको इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पढ़ा किसके बारे में, सेकंड के बारे में, धन के, और इसके साथ साथ तीसरे के बारे में भी जाना। तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ कारकांश धन भाव फल। तो धन भाव के साथ साथ इन्होंने तीसरे भाव के भी फल बता दिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब बात आती है कारकांश चतुर्थ भाव फलम। कारकांश से चौथे स्थान में चंद्रमा शुक्र युक्त हो व देखते हो तो विचित्र प्रसाद, प्रासाद, प्रासाद मतलब टीला या घर वाला होता है। विचित्र मतलब ऐसा घर जैसे किसी ने देखा ही ना हो, लोग देखते रह जाए, वाह। और वैसे भी देखिए चंद्रमा और शुक्र जो होते हैं वो चौथे भाव में बली होते हैं, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना। तो जब अगर चंद्रमा हो कारकांश लगन से चौथे भाव में, या शुक्र हो, और देखो युति हो, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि चंद्रमा और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति के पास ऐसा घर होता है जो बहुत विचित्र होगा और लोग उसको देखते हो, विचित्र ग्रह वाला। या फिर प्रासाद, प्रासाद का मतलब किला, तो किले नुमा बड़ा घर, ऐसा। अब आगे लिखा है कि चौथे में यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि का हो तो बहुत ऊंचा, खूबसूरत एवं प्रकाशमान ग्रह होता है। मतलब अच्छा बड़ा घर, कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, जैसे मीन राशि में के हो कौन, शुक्र, कर्क राशि के हो गुरुदेव बृहस्पति, तुला राशि के हो शनि महाराज। तो इस तरह से सभी को समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह अगर चौथे भाव में, कारकांश चार्ट में देखना है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी भी में देख लिया, कारकांश चार्ट आप देख रहे हैं, चौथा घर देख रहे हैं, वहां पे आपको चंद्रमा शुक्र की युति दिख जाए तो बहुत सुंदर विचित्र टाइप का घर होगा। और इसके अलावा उच्च राशि का कोई ग्रह दिख जाए तो बहुत सुंदर प्रकाशमान ग्रह होगा, खूब लाइट वाइट वाला। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल लाइट्स लगा रखी होंगी, खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे बड़े बड़े होंगे। ठीक है, ऊंचा सा बड़ा सा घर होगा, अच्छा। कारकांश लगन के चौथे भाव को शनि राहु हो या देखते हो तो पत्थर का घर होता है। ठीक है, इसी तरह से हमें समझना चाहिए आगे। आगे लिखे हैं कि कारकांश से चौथे भाव में भौम केतु या शनि हो या देखते हो तो ईंटों का मकान होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि या तो वहां पे भौम केतु शनि वहां पर है तो ये कहिए कि ईंटों का मकान। ठीक है, पुराने टाइप का। अच्छा, कारकांश से चौथे भाव में गुरु युक्त हो वह देखता हो तो लकड़ी का घर होता है, या फिर ऐसा घर होगा जिसमें लकड़ी का काम बहुत अच्छे से किया हुआ होगा। अगर चौथे भाव से संबंध बनाता हुआ गुरु दिख जाए, या तो गुरु वहीं बैठ जाए या फिर वहां पर दृष्टिपात करें, तो लकड़ी का घर, लकड़ी का अगर लकड़ी का नहीं भी है तो लकड़ी का काम बहुत लोग करवाते हैं ना, जैसे पैनल्स लगवा लिए, लकड़ी का सोफा रख लिया, अलमारियां लकड़ी की बनवा ली, इस तरह से। अब आता है बात चौथे कारखान से चौथे भाव में सूर्य युक्त हो या देखता हो तो फूस का ग्रह होता है। फूस का मतलब जैसे छप्पर वप्पर वाला, लेकिन फूस में ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहिए कि अपार्टमेंट में घर हो सकता है, क्योंकि सूर्य ऊंचा होता है। सूर्य उदय हुआ, ऊपर की तरफ चल दिया आकाश की तरफ, तो ऐसे ऊंचा सा देखना पड़ता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में फूस के घर को अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में तो कहेंगे अपार्टमेंट है।
तो अगर रूरल एरिया में भी है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर छत जो है वो ऐसी हो जो आकाश की तरफ देखना पड़ता हो। अब आकाश की तरफ कैसे देखना पड़ता होगा कि फूस का घर है, थोड़ा सा उड़ गया, कुछ हो गया तो आकाश दिखता है। ठीक है, ज्यादातर आकाश की तरफ दिखने वाली चीजों को सूर्य से जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर एक और इन्होंने लिखा हुआ है 50वें श्लोक में, कारकांच पाताले। तो पाताल कौन सा भाव होता है? चौथा भाव ही पाताल भाव होता है। ऊपर वाले श्लोक में फिर 49th में भी क्या लिखा है? कारकांच पाताले गुरु युक्त निरीक्षते। तो चौथे भाव को पाताल भाव कहते हैं। यहाँ पर मैंने सोचा चलो ये वाली बात भी बता देती हूँ। और देखो, आप सभी जानते हैं कि हर प्लैनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। चलो हम कारकांश की बात तो कर ही ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक आध बात और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। क्या हो गया? तो चलिए, अब हम इसमें समझें कि जब हम कहते हैं कि जब दोपहर होती है तो सूर्य यहाँ होते हैं, और इसी जगह को कहा जाता है जेनिथ, यानी कि सिर पर होते हैं, बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, टॉप लिखना था, टॉप लिख दिया। चलिए, टॉप पर होते हैं। तो अगर यहाँ होंगे इसका मतलब है रात हो रही है, आधी रात, आधी रात का समय। ठीक है, तो ये वाला भाव जो होता है इसको कहते हैं पाताल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे कारकांश से पंचम भाव के फलों को देखें। अब पंचम भाव के फल हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आपने दूसरे भाव को जाना, तीसरे भाव को जाना, चौथे भाव को जाना। अपने अपने कारकांश चार्ट बनाइए। कारकांश चार्ट में आपने क्या करना है? कुछ नहीं, आपको अपना ए के आइडेंटिफाई करना है, और फिर अपना D9 बनाकर देखना है कि वो ए के D9 में कौन सी राशि में गए, और उसी राशि से आपने एक चार्ट तैयार कर लेना है। बाकी के सभी प्लैनेट्स को, जैसे मेरे इस चार्ट में, ये जो चार्ट था इसमें ए के बुध है, और ए के बुध मीन राशि में जा रहे हैं D9 में। तो जो चार्ट बना कारकांश का, वो मीन राशि से बना दिया। और बाकी के सभी प्लैनेट्स को कैसे बिठाना है? वैसे ही जैसे D1 में प्लेस्ड। ठीक है, आप ये कीजिए और बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आपके इसमें ये सूत्र लग रहे हैं। घर वाला, घर चौथे भाव का तो स्पेशली देखिए। ठीक है, सेकंड भाव को, थर्ड भाव को। लेकिन चौथे भाव में बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों को कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, या मैं जब घर बनाऊंगा तो कैसा होगा। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे ही दी है कि हम लोग एक क्लास शुरू कर रहे हैं जो अष्टक वर्ग पे होगी। 18 अप्रैल से ये शुरू करेंगे। वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत मीगर अमाउंट में हम लोग इसको 10 क्लासेस में करेंगे, जितना भी अभी तक हम लोगों ने प्लान किया है कि 10 क्लासेस होंगी, और 10 क्लासेस का बहुत ही मीगर अमाउंट होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो आप तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।